तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर शो, जिसको हम कहते हैं द परी शो, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके काम की बात, आपके देश की बात, आपके मतलब से जुड़ी बातें, वो सभी बातें जो आपको जानना बहुत आवश्यक है। हम संक्षेप में एक विश्लेषणपूर्ण जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और आपको कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करते हैं। आज फेसबुक लाइव पर बहुत सारी इंगेजिंग रिस्पॉन्सेज आए हैं। आप हमारा फेसबुक पेज भी देख सकते हैं और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप परी चौहान टॉक्स टू देश की जनता लिख के मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन बटन को दबाकर बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। फेसबुक पेज पर आप देख सकते हैं बहुत डिटेल में खबरों का विश्लेषण हम करते हैं, जहां पर यूट्यूब में संक्षेप में आपको बताना पड़ता है कि वास्तव में क्या खबरें चल रही है। उनका एक शॉर्ट एनालिसिस हम आपको पेश करते हैं। आज बात करते हैं हाथरस की। हाथरस में जो गैंग रेप किया गया है बालिका के साथ में, जो 19 साल की लड़की के साथ में गैंग रेप किया गया, उसकी खबर सामने आई है। एक बार फिर योगी सरकार ने कानून का उल्लंघन किया है। कानून का उल्लंघन इस तरह से किया है कि जितने भी पत्रकार वहां पर गए हैं उनकी जो सारी गतिविधियां सर्वेलेंस पे है और यहाँ तक कि पीड़िता के परिवार का मोबाइल भी सर्वेलेंस पे है। डीएम ने परिवार को धमकाया है। डीएम का एक वीडियो वायरल चल रहा है जिसमें डीएम परिवार से कह रहे हैं कि देखो, मीडिया तो आज चला गया है, कुछ कल चला जाएगा, लेकिन हम तो यही बने रहेंगे। लेकिन अगर हम ही चले गए या हम ही रूठ गए तो फिर आप लोगों का क्या होगा, आप अपने बयान बदल दीजिए। और इस तरह से पीड़िता के भाई संदीप ने बताया है, जैसे वो खेतों के रास्ते भागकर आज तक की टीम से मिला, उसने बताया है कि ये लोग लगातार धमकी दे रहे हैं और मेरे ताऊ को लात मार दी है डीएम ने, जिससे वो बेहोश हो गए हैं। उन्होंने बताया कि मेरी बहन के बलात्कार के बाद में हमने पुलिस से बलात्कार की याचिका दायर करने के लिए कहा, एफआईआर दायर करने के लिए कहा गया, लेकिन पुलिस ने बजाय रेप की एफआईआर दायर करने के उल्टा पुलिस ने छेड़खानी का ही मुकदमा कायम रखा। पीड़िता को तो ये भी नहीं पता था कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। जब पुलिस ने उससे पूछा कि क्या आपके साथ में रेप हुआ है, तो उसने बस यूं ही सिर हिला दिया, क्योंकि वो पढ़ी लिखी तो थी नहीं, गांव की लड़की थी, उसको नहीं पता कि रेप क्या होता है। लेकिन जब 7वें 8वें दिन जब एक दूसरा पुलिस ऑफिसर बयान लेने के लिए अलीगढ़ से जब उसको सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया 8वें दिन, जब पुलिस ने उससे पूछा कि क्या आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तब उसने बताया कि हाँ, उसके साथ में गलत हुआ है। तब जाके पुलिस ने रेप की कंप्लेन लिखी और तब जाके उसका मेडिकल किया गया। अब आप बताइए कि 8 दिन के बाद में कैसे रेप के अंश उस तक मिलते थे। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लड़की कुछ दिन अलीगढ़ में थी, उसके बाद में उसको सफदरजंग हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। हालांकि भीम आर्मी, जो चंद्रशेखर की आर्मी संगठन है, चंद्रशेखर का भीम आर्मी जिसको कहते हैं, चंद्रशेखर का ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों ने कहा भी कि हमने बहुत ज़्यादा गुहार लगाई थी कि उसको एम्स में इलाज करवाए उस पीड़िता का, मगर एम्स में इलाज उसका नहीं कराया गया है। तो ये एक तरीके से पुलिस ने अपनी रौब, अपनी धाक एक दलित परिवार पे दिखाने की कोशिश की और बार बार पीड़िता को दलित कहा जाता गया। और पुलिस ने बाद में सफदरजंग हॉस्पिटल से सीधे हाथरस की तरफ लाश को ले जाकर रात को 2:30 बजे अंतिम संस्कार कर दिया गया। जो तनुश्री पांडे, जो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है पत्रकार तनुश्री पांडे, एक ज़्यादा सवाल पूछने वाली पत्रकार जो लगातार सवाल पूछती है, उस पत्रकार संवाददाता ने उस सारी घटना को कैद किया। उन्होंने बताया कि अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और यहाँ पर लाश जल रही है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। पीड़िता की माँ आंचल फैलाकर गुहार मांगती रही, अपनी बेटी को लास्ट टाइम देखना चाहती थी। एक बार अपनी बेटी का अपने अंतिम संस्कार का, जो इसकी सेरेमनी है, अंतिम संस्कार, जो अपने हिंदू रीति रिवाज की तरह से अपना अंतिम संस्कार करना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उसकी परमिशन नहीं दी। मतलब उसका जीते जी तो सम्मान नहीं हुआ, उसकी इज्जत को पुलिस नहीं बचा पाई। मरने के बाद भी पुलिस ने उसका सम्मान नहीं किया, उसकी मर्यादा की कोई प्रोटेक्शन करना ज़रूरी नहीं समझा। उसके बावजूद भी अगर पुलिस को उसका अंतिम संस्कार ही करना था तो काफ़ी सामग्री और जिस तरह से अंतिम संस्कार हिंदू धर्म में किया जाता है, उस तरीके से अरेंजमेंट्स करके उसका अंतिम संस्कार किया जा सकता था। सिर्फ पेट्रोल डालकर लाश को जलाने की इतनी इमरजेंसी यूपी सरकार को क्यों पड़ी? यूपी सरकार पर विपक्ष भारी पड़ रहा है। विपक्ष क्या, हर दल
हर राज्य की सरकारें यूपी सरकार को घेरे में ले रही है। एक तरह से योगी जी ने ये सब कर कर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। ऐसा क्या राज था जो योगी सरकार छुपाना चाह रही थी, और इतनी क्या जल्दीबाजी थी कि पीड़िता के शव को रातों रात इस तरह से जलाना पड़ा। उसके बाद में डीएम का धमकी देकर जाना, उसके बाद परिवार का नज़रबंद कर देना। एक मैंने वायरल वीडियो देखा जिसमें पीड़िता की भाभी जो है डीएम के पीछे की गाड़ी के पीछे भाग रही है और कह रही है कि मुंह छुपा के कहाँ भाग रहा है, और वो बता रही है कि हमको किस तरह से डराया धमकाया जा रहा है पिछले कुछ दिनों में। जो एक अपने आप में इंसानियत और मानवीयता का भी अंतिम संस्कार है बेटी के, उस पीड़ित बेटी के अंतिम संस्कार के साथ साथ इन्होंने कानून और इंसाफ का भी अंतिम संस्कार कर दिया। और अंतिम संस्कार के बाद दूसरे दिन से इन्होंने मानवीयता और इंसानियत और हिंदू संस्कृति और संविधान का भी एक तरीके से अंतिम संस्कार इन लोगों ने कर दिया गया है। जिस तरह से केजरीवाल जी कह रहे हैं और जिस तरह से सारे नेता ट्विटर पे लगातार कह रहे हैं कि ये पूरे सिस्टम के साथ में गैंग रेप हुआ है, सिर्फ ये पीड़िता का गैंग रेप नहीं हुआ है। और जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ में धक्का मुक्की हुई और उनको सड़क पे गिरा दिया गया, उस पर संजय राउत जो शिवसेना के नेता है, बहुचर्चित नेता है आजकल, कंगना कंट्रोवर्सी के बाद में संजय राउत शिवसेना के नेता ने कहा है कि क्योंकि राहुल गांधी एक राष्ट्रीय नेता है, उनके साथ में इस तरह से जबरदस्ती करना, उनको धक्का मुक्की करके सड़क पे गिरा देना, उनको चोटें भी लग गई थी यहाँ पर, ऐसा बताया जा रहा है, उनको सड़क पे गिरा देना एक लोकतंत्र का गैंग रेप है। एक तरह से उन्होंने ये कहा है कि लोकतंत्र का गैंग रेप पुलिस ने किया, यूपी प्रशासन ने किया हुआ संजय राउत के हिसाब से। तो खैर ये बात तो है। उसमें आप देखते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय जो अभी पश्चिम बंगाल जाके बैठे हैं ममता सरकार में, वो कह रहे हैं कि मैं लगातार पश्चिम बंगाल आता हूं और देख रहा हूं कि पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था बिल्कुल भी सही नहीं है, और ऐसा पश्चिम बंगाल को अपने यहाँ की व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था को सुधार करने में ध्यान देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में जब रेप होता है तो कोई इस पर ध्यान नहीं देता, जबकि टीएमसी के नेता हाथरस चले गए, उन्हें हाथरस जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसा कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी के महामंत्री है, उन्होंने कहा है कि ममता जो है, ममता बनर्जी के जो नेता है, टीएमसी के जो नेता है, वो माहौल, ज़बरदस्ती का माहौल क्रिएट कर रहे हैं हाथरस जाने की। इन नेताओं को कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं आपको बता दूं कि टीएमसी के जो नेता जा रहे थे, कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष नेता जा रहे थे, उसमें डेरेक ओब्रायन जिन्होंने रूल बुक फाड़ दी थी संसद में, उनको भी धक्का मुक्की करके सड़क पर गिरा दिया गया। उनके साथ भी इसी तरह की निहायती बेहुदा बदतमीजी की गई है। तो हाथरस की पूरी घटना आप देख रहे हो कि मतलब जो चिता की लौ जल रही थी, वो एक तरह से कानून की और इंसानियत की चिता की लौ जल रही थी, और जो मतलब पूरा की पूरा हाथरस जो है एक छावनी में तब्दील हो गया। ना पीड़िता के वकील को, ना तो किसी पत्रकार को, ना ही उसके परिवार वालों को, गांव वालों को ही उनसे मिलने दिया गया। तो इस तरह की घटनाएं जो है अपने आप में झकझोर देने वाली घटनाएं हैं। और मैं आपको बता दूं कि 2012 में जब निर्भया का गैंग रेप हुआ था, तब से लेके 2020 तक लगातार एनसीआरबी का जो रिकॉर्ड है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, हर साल 33,665 महिलाओं का रेप होता है। 33,365 महिलाओं का रेप जो है हर साल होता है, और हर दिन 90 महिलाओं का रेप होता है, जिसमें बताया जाता है कि 97-98% जो रेपिस्ट होता है वो परिवार का ही सदस्य होता है, या कोई जानने वाला ही होता है, परिवार के सदस्य होता है या कोई जानने वाला होता है। इसलिए उनकी कंप्लेंट्स नहीं की जाती है, पुलिस तक कंप्लेंट्स नहीं आती है, क्योंकि अगर परिवार का सदस्य है तो समाज में बदनामी होगी, लड़की की शादी नहीं होगी, और अगर कहीं ऑफिस में या जानने वाला होगा तो भी लड़की की या तो जॉब चली जाएगी या इज्जत चली जाएगी। तो इस तरह से 98% रेपिस्ट जो होते हैं एनसीआरबी के हिसाब से वो अपने परिवार के ही सदस्य होते हैं। 2012 से लेकर 2020 तक लगातार रेप का सिलसिला। हमने सोचा था निर्भया के समय मोमबत्ती जला लेंगे और निर्भया के समय अगर एक न्याय की गुहार लगाएंगे तो शायद रेप के मामले कम हो जाएंगे, लेकिन लगातार रेप के मामले बढ़ते चले गए। और अभी 2020 में आप देख लीजिए कि हर दिन, अभी तो हाथरस का एक ही मामला है, बलरामपुर का एक मामला है, नरसिंहपुर, सतना,
खरगोन, इस तरह के हमने 2-3 शहर हमें रोज़ सुनाई देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, राजस्थान हो, एमपी हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, कहीं दिल्ली हो, दिल्ली तो इस मामले में सबसे आगे है। सब कुल मिलाकर हर दिन 89 रेप के केसेस तो सुनने में ही नहीं आते हैं जो पुलिस स्टेशन में दर्ज होते हैं। जो पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं होते उनकी तो आप बात ही छोड़ दीजिए, उनकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस तरह से विक्टिमाइज हुई होगी महिलाएं, किस तरह से त्रासदी सहन कर रही होगी, किस तरह से घुटन की ज़िंदगी जी रही होगी महिलाएं। लेकिन 89 रेप के केस उस दिन हुए होंगे जिस दिन ये हाथरस की घटना हुई। हम सिर्फ एक ही घटना पर बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चे कुछ ही जो भी 90 रेप के केसेस रोज होते हैं उस पर सरकार को एक इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, एक सुधार आंदोलन पब्लिक के बीच में लाने की ज़रूरत है। और हम सिर्फ सरकार और मीडिया पर ही ठिकरा क्यों फोड़ें। अगर हम हमारी बच्चियों को और हमारे बच्चों को इस तरह से शिक्षा देंगे कि एक लड़की की इज्जत करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक बेटी या एक बहन या एक माँ अगर अपने बेटे को तमीज़ सिखाए, जिस तरह से बेटियों को सिखाया जाता है किस तरह से चलना है, किस तरह के कपड़े पहनना है, किस तरह से रहना है, कहाँ जाना है, कब नहीं जाना है, कैसे जाना है, इस तरह की चीज़ें अगर लड़कों को भी सिखाई जा सके तो हमारे समाज के लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन लड़कों की परवरिश पर इस तरह से ध्यान नहीं दिया जाता है, इसीलिए जो है आए दिन रेप के बड़े बड़े मामला सामने आते हैं। और आजकल ये ट्रेंड भी चला है, या तो इंजेक्शन लगा दिया जाता है या रेप करके लड़की को, जैसे हाथरस की घटना में हमने देखा कि लड़की की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, गर्दन की हड्डी टूटी हुई है, उसकी जीभ काट दी गई है और उसकी कमर में चोट आई हुई है, पसली में जिसको कहते हैं चोट आई हुई है। इस तरह की चोटें देने का एक सिलसिला सामने आ रहा है और पुलिस जो है वो ठीक से बयान लिखने को तैयार नहीं होती, पुलिस ठीक से केस तक लेने को तैयार नहीं होती। इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे कि क्या बलरामपुर का मामला था और क्या पायल घोष अपने बयानों में कह रही है, तो इसके लिए अगला वीडियो देखते हैं।